नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राज्यसभा टीवी में। सुबह 9 बजे की खबरों के साथ मैं हूं प्रीति। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि से लाखों एकड़ में खड़ी फसल बर्बाद। गेहूं, ज्वार, प्याज और कपास पर सबसे ज्यादा मार। उत्तर भारत में 17 की मौत। भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ कांग्रेस का आज दिल्ली में प्रदर्शन। बिहार में लालू यादव ने निकाला जुलूस। नीतीश कुमार ने कहा राज्य में नहीं लागू होगा कानून। स्वाइन फ्लू के बाद उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू का खतरा। एक दिन में 350 पक्षियों के मरने की खबर। प्रदेश सरकार ने जारी किया अलर्ट। पाकिस्तान में चर्च पर हुए हमले की जमात अल-अहरार ने ली जिम्मेदारी। पोप फ्रांसिस की आईएसआईएस के खिलाफ धर्म युद्ध छेड़ने की अपील। और क्रिकेट वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल तय। 8 में से 4 टीमें एशिया से। खराब प्रदर्शन के बावजूद वेस्टइंडीज खिताबी दौड़ में शामिल। उत्तर भारत में रविवार को हुई बारिश से जहां तापमान में गिरावट आई, वहीं किसानों पर यह बारिश भारी पड़ी है। बेमौसम बारिश की मार झेल रहे किसानों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। किसानों को अब कर्ज चुकाना भारी पड़ रहा है। बारिश से 17 लोगों की जान चली गई और लोकसभा में आज इस मुद्दे पर चर्चा होने की उम्मीद है। मार्च की शुरुआत के साथ ही अचानक बदले मौसम ने पूरे देश में मानसून का सा एहसास करा दिया है। समूचे उत्तर भारत में रविवार को रुक रुक कर बारिश होती रही, जिसके चलते पहले से ही नुकसान की मार झेल रहे किसानों की मुसीबतें और बढ़ गई हैं। हमारे खेत में वो प्याज था, गन्ना था, गेहूं था, ज्वारी था और भरपूर जानवरों को चारा, ये सब माल पूरा खत्म हो गए। बेमौसम बारिश से गेहूं, ज्वार, चना समेत दूसरी खड़ी फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। कई कई जगहों पर गेहूं की फसल तो पूरी तरह चौपट हो गई है। पानी भरने से प्याज की फसल भी तबाह हो गई है। किसानों को डर है कि शायद इस बार उनकी लागत भी नहीं निकल पाए। दूसरी तरफ वो साहूकारों के कर्ज को लेकर भी चिंता में हैं। हमने प्याज लगाया था, वो हम निकलने को अभी 1 महीना तो बाकी था, वो उसके पहले बर्बाद हो गया सब। हमारा कम से कम 25-30 लाख का नुकसान हो गया। यही हाल महाराष्ट्र के नासिक और धुले जिलों के किसानों का भी है, जहां बेमौसम बारिश ने उनकी साल भर की मेहनत को बर्बाद कर दिया है। और जो कांदे का जो ये रहता है इसके ऊपर फ्लोरा, वो सब पानी की वजह से निकल गया है। और उसके ऊपर जो मक्खी बैठती है मधुमक्खी, उसका ट्रांसलेशन करती है इधर उधर। अभी वो हो नहीं पाएगा। और जब वो होता नहीं है तो वो कांदे के अंदर जो ये रहता है ब्रिज, तो वो उसके अंदर वो तैयार नहीं होता है। उत्तर प्रदेश में भी गेहूं के काटने का समय नजदीक आ गया था, लेकिन इस बारिश से खड़े गेहूं बर्बाद हो गए हैं। कल रात में बहुत देर से बारिश और गारा हुआ, उसकी वजह से टोटल पे कांदा डैमेज हो गया, पूरा डैमेज हो गया। करीबन 10-15 गांव में, ये नदी के बेल्ट के 10-15 गांव में टोटल नुकसान हो गया। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मौसम में ये बदलाव आया है, जिसके चलते पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है। वहीं मध्य भारत में अलग अलग इलाकों में बारिश। पानी जब बरस रहा था, ओले जब पड़ रहे थे, उसके साथ हवा भी चल रही थी, तेज हवा। पिछले हफ्ते राज्यसभा में भी बारिश से हुए नुकसान पर चिंता जताई जा चुकी है। तमाम सांसदों ने सरकार से राज्यों को विशेष राहत पैकेज मुहैया कराने के साथ किसानों के ऋण को भी माफ किए जाने की मांग की है। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह के मुताबिक मार्च की शुरुआत में हुई बेमौसम बारिश की वजह से देश में करीब 50 लाख हेक्टेयर की फसल को नुकसान पहुंचा है। कृषि मंत्री ने किसानों को फसल बीमा के साथ केंद्रीय सहायता मुहैया कराने का भी वायदा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और स्वाइन फ्लू का खतरा टला नहीं है, साथ ही बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इसकी शुरुआत अमेठी से हुई है, जहां करीब 400 पक्षियों के मरने की खबर आई।
इस नई आफत को देखते हुए सरकार ने सभी जिलों में जरूरी कदम उठाने और अलर्ट रहने को कहा है। अमेठी के चांदगढ़ और सारेका पुरवा गांव में उस समय तनाव फैल गया जब एक ही दिन में उनके आसपास मौजूद मुर्गियां, बत्तखें और उनके चूजे तेजी से मरने लगे। देखते ही देखते मरने वाले पालतू पक्षियों की संख्या 350 को पार कर गई। फिर बगल के गांव में सारिक पुरवा, वहाँ पे भी जो है मुर्गियां मरी, फिर कौवे मरे। इसी तरह जो है फिर ये बगल के गांव में आज भी जो है ये बगल में पूरे सूचित का पुरवा है, यहाँ पे भी जो है 2 कौवे जो है मर गए। तो ये 15 दिन से ये टीम लगातार जो है चेक कर रही थी। आनन फानन में लखनऊ से पहुंची विशेषज्ञों की टीम ने बेहद तीव्र एवियन इन्फ्लुएंजा के संक्रमण की ओर इशारा कर दिया। ये जानकारी मिली टेलीफोन से कि एक गांव में पक्षी मर रहे हैं, तो उसके बाद टीम पहुंची वहां पे, फिर देखा कि हम वास्तव में मर रहे हैं। फ्लू की पुष्टि होते ही राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया है। मुख्य सचिव आलोक रंजन ने भी सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों में बर्ड फ्लू के असर को कम करने के लिए तुरंत कदम उठाने के निर्देश दिए। जारी अलर्ट में कहा गया है कि सभी जिलाधिकारी अपने अपने जिलों में स्वास्थ्य विभाग, पशुधन, पंचायती राज और नगर विकास विभागों के प्रतिनिधियों की एक संयुक्त टीम बनाएं, जो किसी भी आपदा के समय तुरंत फैसला ले सके। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ कांग्रेस आज जंतर मंतर में एक बड़ा प्रदर्शन करेगी। किसानों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ आला नेता भी इसमें शिरकत करेंगे। गौरतलब है कि लोकसभा से भूमि बिल के पारित होने के बाद कांग्रेस अब पूरे देश में इस बिल के विरोध में व्यापक प्रदर्शन कर रही है। और भूमि अधिग्रहण बिल के विरोध में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उपवास के बाद आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने रविवार को बिल के खिलाफ राजभवन तक मार्च किया। इस मौके पर उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों की तीखी आलोचना की। भूमि अधिग्रहण बिल के विरोध में रविवार को आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने खुली जीप पर सवार होकर राजभवन तक मार्च किया। इस मौके पर मौजूदा बिल को किसान विरोधी बताते हुए उन्होंने कहा कि इससे पूंजीपतियों को ही फायदा होगा। लालू प्रसाद यादव ने काले धन की वापसी का भी मुद्दा उठाया। सबके खाता में बोला कि हम एक महीने में ला के हमको बैठाइए, हम सबके खाता में 15.5 लाख रुपया हम जमा कर देंगे। इससे पहले भूमि अधिग्रहण बिल के विरोध में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी 24 घंटे का उपवास किया था। नीतीश कुमार पहले ही साफ कर चुके हैं कि बिहार में ये बिल लागू नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। गोवा की सरकारी छुट्टियों की सूची में गांधी जयंती के न होने से विवाद खड़ा हो गया है। इसे लेकर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। हालांकि देर शाम गोवा के मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर ने इसे छपाई की गलती बताया। गोवा सरकार का इस साल का कैलेंडर जारी होते ही विवाद खड़ा हो गया। इस कैलेंडर में गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर को सामान्य कार्य दिवस के तौर पर दिखाया गया है, जबकि इस दिन राष्ट्रीय अवकाश रहने की परंपरा रही है। मामले के सामने आते ही विपक्ष ने सरकार से इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण मांगा। कांग्रेस ने कहा कि महात्मा गांधी देश के राष्ट्रपिता हैं, ऐसे में गोवा सरकार उनकी अनदेखी नहीं कर सकती। I don't think so that the government can give an excuse that it's a mistake or something, because this is something very serious and this is in sync with the ideology and the systematic plan what they are having, because this is not by any mistake. गोवा सरकार ने ऐसा फैसला लिया है तो इसकी ये बात, इससे ये स्पष्ट होता है कि उनकी जो नीयत है वो साफ नहीं है। तो अगर गांधी जयंती पे छुट्टी नहीं होगी तो क्या गोवा की सरकार नथुराम गोडसे की जयंती पे छुट्टी करेगी? गांधी जयंती को लेकर चल रही राजनीति के बीच महात्मा गांधी के पौत्र तुषार गांधी ने कहा कि बापू कभी नहीं चाहते थे कि उनके जन्मदिन पर छुट्टी हो। इस दिन को जनसेवा दिवस के रूप में मनाना चाहिए और 2 अक्टूबर की छुट्टी सारे मुल्क में से हटा देनी चाहिए। उस दिन जन सेवा दिन के रूप में उसे मनाएं और जो सारे कर्मचारी हैं उनके पास डबल काम करवाने की शपथ दिलवाए। विवाद बढ़ने पर मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर ने कहा कि ये छपाई की गलती है और इसे 1-2 दिन में ठीक कर लिया जाएगा। I am concerned as Chief Minister of the state. I am of the firm opinion that
2nd October is a public holiday. It would remain as public holiday. राज्य सरकार ने साफ कर दिया कि उसने 2 अक्टूबर की छुट्टी रद्द करने का फैसला नहीं किया है, लेकिन इस चूक ने गांधी की विरासत को लेकर चल रही राजनीति को एक बार फिर गरमा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर विधानसभा का बजट सत्र 18 मार्च से राज्यपाल एन वोरा के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। 19 और 20 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी, जबकि 22 मार्च को बजट पेश किया जा सकता है। आम बजट पर सदन में 23 और 24 मार्च को चर्चा होगी। बजट सत्र 23 दिनों का होगा। राज्य में पीडीपी बीजेपी सरकार का यह पहला बजट सत्र होगा। जम्मू कश्मीर में 1 फरवरी को मुफ्ती मोहम्मद सईद की अगुवाई में पीडीपी बीजेपी गठबंधन की सरकार बनी है। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में नन के साथ हुए दुष्कर्म के सिलसिले में पुलिस ने 8 लोगों को हिरासत में लिया है। इस बीच समाज के सभी तबकों ने इस घटना की निंदा की है। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में 71 साल की नन के साथ हुए दुष्कर्म के सिलसिले में पुलिस ने ये सीसीटीवी फुटेज जारी किया है, जिसमें 4 व्यक्तियों को देखा जा सकता है। पुलिस ने इनके बारे में सूचना देने वाले को 1 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया है। এবং সরকারের তরফ থেকে এটা বলা হচ্ছে এত দ্বারা যে যারা এমন কোনো ইনফরমেশন আমাদেরকে দিতে পারবেন যার থেকে আমরা এদেরকে অ্যারেস্ট করতে পারবো, তাদেরকে ফর এ কারেক্ট ইনফরমেশন 1 লক্ষ টাকা রিওয়ার্ড দেওয়া হবে। उधर इस घटना के विरोध में कल छात्रों ने जुलूस निकाला और रोड जाम कर दी। Yes, obviously, we are women, we are girls, we are feeling insecure to go anywhere, we are frightened to go anywhere. राजनीतिक दलों ने एक स्वर में इस दुष्कर्म की निंदा की है। I mean, this is not only an inhuman act, not only on a sister or a nun, but on all of India, of all of humanity. Yesterday, it was barbaric. 71 साल की एक महिला, एक नन के खिलाफ इस तरह की अत्याचार होता है, ये मैं समझता हूँ एक बहुत ही शर्मनाक घटना है। ये हादसा शनिवार को हुआ। पश्चिम बंगाल सरकार ने इस मामले की जांच सीआईडी को सौंप दी है। डॉक्टरों के मुताबिक नन की हालत में सुधार हो रहा है। उनकी देखभाल के लिए स्त्री रोग विशेषज्ञ के साथ एक साइकियाट्रिस्ट को भी नियुक्त किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और फिलहाल यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद भारतीय महिला हॉकी टीम ने विश्व हॉकी लीग के फाइनल में पोलैंड को दी 3-1 से मात। आज हम चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे कि आखिर अपने लक्ष्य से कितनी दूर है शिक्षा के अधिकार का कानून। केवल 12,000 स्कूल 14 लाख स्कूलों में इस आरटीई कानून को पूरी तरह लागू करते हैं। आरटीई का जो मेन खामी जो था, उसमें गुणवत्ता के बारे में खास जिक्र नहीं किया गया था। राइट टू एजुकेशन ये किसी एक्टिविज्म से उपजा हुआ शब्द है। बेसिकली होना ये चाहिए था ड्यूटी टू प्रोवाइड एजुकेशन। मुझे लगता है कि कोई शब्द छल किए बगैर आरटीए को कैसे अच्छी तरह से लागू किया जा सकता है, इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। देखिए सरोकार सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। आजादी के बाद कैसे बदला परिवेश, कैसे बनी संसद, कैसे उठा देश। When the world sleeps, India will awake to life and freedom. कौन थे वो लोग जो दे गए हमको शानदार विरासत, लोकतंत्र की मजबूत इमारत। राज्यसभा टेलीविजन। के बाद स्वागत है। कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर एक नजर। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने नशीद की गिरफ्तारी के आदेश के खिलाफ अपील खारिज कर दी। सुनवाई को सार्वजनिक न किए जाने पर विरोध जताते हुए नशीद ने अपील की पहली सुनवाई के लिए अदालत जाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद पूर्व राष्ट्रपति नशीद की पार्टी ने देश भर में उनके रिहाई की मांग को लेकर सविनय अवज्ञा अभियान चलाने का फैसला किया है। शुक्रवार को एक आपराधिक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति नशीद को 13 साल की सजा सुनाई। ये सजा उन्हें आतंकवाद निरोधक कानूनों के तहत सुनाई गई।
नशीद को 2012 में एक जज को बंधक बनाने के मामले में 22 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। नशीद ने पुलिस और सेना के विद्रोह के बाद फरवरी 2012 में इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद नशीद ने फरवरी 2013 में माले स्थित भारतीय उच्चायोग में शरण ली थी ताकि इस मामले में गिरफ्तारी से बच सकें। नशीद की गिरफ्तारी और बदसलूकी समेत मालदीव के घटनाक्रम पर भारत ने चिंता जताई है। लाहौर के युहानाबाद के चर्चों पर कल हुए हमले की जिम्मेदारी तहरीके तालिबान से अलग हुए आतंकी संगठन जमात अल एहरान ने ली है। इन हमलों की दुनिया भर में निंदा हो रही है। पाकिस्तान में तो गुस्साई भीड़ ने लाहौर में कई इमारतों पर पथराव भी किया। कल हुए इन धमाकों में 14 लोगों की मौत हो गई थी और कई जख्मी हुए थे। इस बीच वेटिकन से जारी एक बयान में पोप फ्रांसिस ने ISIS के खिलाफ धर्म युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है। दर्द की ये तस्वीरें हैं लाहौर के युहानाबाद की। रविवार का दिन होने की वजह से यहाँ काफी संख्या में लोग प्रार्थना के लिए जुटे थे, लेकिन एक के बाद एक हुए धमाकों ने यहाँ की तस्वीर पूरी तरह बदल दी। आनन फानन में एक हमलावर भीड़ की पकड़ में आ गया। बेकाबू भीड़ ने पहले उसे जमकर पीटा और फिर आग के हवाले कर दिया। एक छोटा गेट होता ना, वो खुला था, तो उसमें से एकदम आवाज आई, उसके साथ ही गेट उड़ गया और मैं एकदम ऐसे हुआ तो ये सारे निशान जो है ना, ये बूटियों के, कपड़ों पे खून के, और ये यहाँ तक मैं फिर भाग दौड़ में लग गए सब। लाहौर हमले की पूरी दुनिया में निंदा हो रही है। पोप फ्रांसिस ने पाकिस्तान में ईसाइयों पर हो रहे हमलों पर अफसोस जताया है। Con molto dolore ho appreso degli attentati terroristici di oggi contro 2 chiese nella città di Lahore in Pakistan. लाहौर का युहानाबाद ईसाई बहुल इलाका है। यहाँ करीब 10 लाख ईसाई रहते हैं। इससे पहले भी 2013 में आतंकवादियों ने पेशावर में ऑल सेंट चर्च पर भी हमला किया था, जिसमें 80 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इजराइल में कल होने वाले चुनाव की तैयारियां अब अपने अंतिम दौर में पहुंच गई हैं। सभी सियासी दल एड़ी चोटी का जोर लगाकर वोटरों को लुभाने में लगे हैं। इस बीच सत्ताधारी लिकुड पार्टी चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों में पिछड़ती नजर आ रही है, जबकि जियोनिस्ट यूनियन बढ़त बनाए हुए है। जोर शोर से चल रही तैयारियों के बीच इजराइल के लोग कल होने वाले मतदान के लिए पूरी तरह तैयार हैं। स्थानीय प्रशासन चुनावों को शांतिपूर्ण बनाने में लगा है। इस बीच सभी सियासी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। हालांकि ओपिनियन पोल में सत्ताधारी लिकुड पिछड़ता नजर आ रहा है। ולמה? מפני שאני רוצה שינוי. זה הדבר הכי חשוב. נתניהו 6 שנים בתפקיד. איך ישראל צומחת מסביבנו. उधर मौजूदा प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कल तेल अवीव में एक जबरदस्त रैली की। उन्होंने वोटरों से वामपंथियों को वोट नहीं देने की अपील की। वहीं दूसरी ओर विपक्षी नेता और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार इज़ाक हर्जोग भी लोगों के बीच जाकर अपने पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। וכל עוד הליכוד בשלטון לא נחלק את ירושלים, לא יהיו ויתורים, לא יהיו נסיגות. ולכן יריבינו משקיעים מאמץ כביר. इजराइल में इस बार सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा सुरक्षा और धीमी अर्थव्यवस्था को गति देना है। हालांकि नेतन्याहू की सारी उम्मीदें कट्टरपंथी यहूदियों पर टिकी हैं। नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि यरूशलेम में कोई भी जमीन फिलिस्तीनियों को नहीं दी जाएगी, जबकि जियोनिस्ट यूनियन फिलिस्तीनियों समेत सभी पक्षों से बातचीत कर एक स्थायी समझौता करने के पक्ष में है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दुनिया की सबसे तेजी से विकास करने वाली चीन की अर्थव्यवस्था मुश्किल दौर से गुजर रही है। चीन के प्रधानमंत्री ली क्विंगयांग ने भी इस बात की पुष्टि की है। हालांकि उनका मानना है कि सरकार की नीतियां अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में सक्षम हैं। कभी 9 से 10% की दर से विकास करने वाली चीनी अर्थव्यवस्था मुश्किलों के दौर से गुजर रही है। चीन ने इस साल 7% विकास दर का लक्ष्य तय किया है, लेकिन प्रधानमंत्री ली क्विंगयांग के मुताबिक इस लक्ष्य को पाना भी आसान नहीं होगा। 进入新常态，我们的经济增速调整为今年预期增长
7%左右。 देखा जाए तो चीन की अर्थव्यवस्था साल दर साल चुनौतियों से जूझ रही है। 2009 की तुलना में निवेश में 40% की गिरावट आई है। औद्योगिक उत्पादन 20% गिरा है और खुदरा बिक्री भी 40% तक कम हुई है। चीन की अर्थव्यवस्था में सबसे तेजी से बढ़ने वाले हाउसिंग सेक्टर में ही इस साल जनवरी से फरवरी के दौरान 16% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि सरकार का कहना है कि उसके पास इस मुश्किल से उबरने के लिए कार्य योजना तैयार है। 我们这几年没有采取短期、长时期的政策，可以说运用政策的回旋余地还比较大，我们工具箱里的工具还比较多。 पिछले कुछ सालों से चीन अपनी सामरिक स्थितियों को मजबूत करने और पड़ोसी देशों से विवाद निपटाने में लगा है, जिससे अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा। रूस और जापान के साथ चल रहे विवाद से भी कारोबार मंदा रहा। दूसरी तरफ यूक्रेन के कारण रूस पर लगे प्रतिबंधों ने भी स्थिति को और बिगाड़ दिया। चीन कई बड़ी विदेशी कंपनियों का मैन्युफैक्चरिंग हब रहा है, लेकिन बदलते वैश्विक समीकरणों से इन विदेशी कंपनियों के राजस्व में कमी आई है। जानकारों के मुताबिक अगर चीन की अर्थव्यवस्था डगमगाती है तो इसके झटके पूरी दुनिया में महसूस किए जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और कुछ खबरें खेल की दुनिया से। महिला हॉकी से एक अच्छी खबर है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने विश्व हॉकी लीग के फाइनल में पोलैंड को 3-1 से हराकर खिताब जीत लिया है। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में दूसरे दौर के फाइनल का रोमांचक मुकाबला हुआ। सबसे पहले वंदना कटारिया ने 15वें मिनट में यानी पहले क्वार्टर के अंतिम लम्हों में गोल दागकर भारत को बढ़त दिलाई। हालांकि जल्द ही पोलैंड ने पेनल्टी कॉर्नर की मदद से स्कोर बराबर कर लिया। तीसरे क्वार्टर में कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी, लेकिन उसके बाद भारत ने 2 गोल करके अजय बढ़त बना ली। इस जीत से उत्साहित टीम इंडिया ने सभी खिलाड़ियों को 1-1 लाख रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की है। और अब बात वर्ल्ड कप की। वर्ल्ड कप क्रिकेट में क्वार्टर फाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। विश्व कप क्रिकेट के इतिहास में यह पहला मौका है जब 4 एशियाई टीमें एक साथ क्वार्टर फाइनल में पहुंची हैं। जोश, जुनून, वर्ल्ड कप क्रिकेट का रोमांच अब चरम पर है। इस हफ्ते विश्व विजेता की खिताबी भिड़ंत का काउंटडाउन शुरू होगा, जब क्वार्टर फाइनल में 8 टीमें आमने सामने होंगी। और पाकिस्तान ने ये क्वार्टर फाइनल में क्वालिफाई कर लिया। यानी क्रिकेट के शौकीनों को इस हफ्ते बेहतरीन मुकाबले देखने को मिलेंगे। बुधवार से नॉकआउट मुकाबलों का आगाज हो रहा है। 18 मार्च को क्वार्टर फाइनल में दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका की टीमें आमने सामने होंगी, तो 19 मार्च को दूसरे क्वार्टर फाइनल में टीम इंडिया और बांग्लादेश की भिड़ंत है। 20 मार्च को ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच तीसरा मुकाबला होगा। 21 मार्च को चौथे और अंतिम क्वार्टर फाइनल में न्यूजीलैंड के सामने वेस्टइंडीज की चुनौती होगी। विश्व कप के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने वाली 8 टीमों में से 4 एशियाई टीमें हैं। इस वर्ल्ड कप में मौजूदा विश्व चैंपियन टीम इंडिया का अब तक का सफर बेहद शानदार रहा है। धोनी ब्रिगेड पूरी तरह लय में नजर आ रही है। पूल बी में सभी मैच जीतकर टीम इंडिया टॉप पर रही है। हालांकि वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम की जीत उतनी असरदार नहीं रही। इस लिहाज से देखें तो रनों का पीछा करने में टीम इंडिया के सामने आ रही खामियों को दूर करने की कप्तान धोनी की पूरी कोशिश होगी, लेकिन भारतीय टीम के हौसले बुलंद हैं। इस लिहाज से देखें तो रनों का पीछा करने में टीम के सामने आ रही मुश्किलों को कप्तान धोनी की प्राथमिकता होगी। टीम इंडिया के हौसले बुलंद हैं और इस लिहाज से भारतीय क्रिकेट प्रेमियों की उम्मीदें भी परवान पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वर्ल्ड कप क्रिकेट में रविवार को पूल बी के लीग मुकाबले में पाकिस्तान ने आयरलैंड की टीम को 7 विकेट से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरे आयरलैंड की टीम ने 50 ओवरों में सभी विकेट खोकर 237 रन बनाए। 238 रनों की चुनौती का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम ने 46.1 ओवर में 3 विकेट गंवाकर लक्ष्य को हासिल कर लिया।
पूल बी में वेस्टइंडीज और यूएई के बीच खेले गए मुकाबले में कैरेबियाई टीम ने यूएई को 6 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए यूएई ने 175 रन बनाए। वेस्टइंडीज ने यह टारगेट 30.3 ओवरों में ही हासिल कर लिया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते एक नजर हेडलाइंस पर। बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि से लाखों एकड़ में खड़ी फसल बर्बाद। गेहूं, ज्वार, प्याज और कपास पर सबसे ज्यादा मार। उत्तर भारत में 17 की मौत। भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ कांग्रेस का आज दिल्ली में प्रदर्शन। बिहार में लालू यादव ने निकाला जुलूस। नीतीश कुमार ने कहा राज्य में नहीं लागू होगा कानून। स्वाइन फ्लू के बाद उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू का खतरा। एक दिन में 350 पक्षियों के मरने की खबर। प्रदेश सरकार ने जारी किया अलर्ट। पाकिस्तान में चर्च पर हुए हमले की जमात अल अहरार ने ली जिम्मेदारी। पोप फ्रांसिस की आईएसआईएस के खिलाफ धर्म युद्ध छेड़ने की अपील। और क्रिकेट वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल तय। 8 में से 4 टीमें एशिया से खराब प्रदर्शन के बावजूद वेस्टइंडीज खिताबी दौड़ में शामिल।